दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कैसे हो ये मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के अपने सेशन को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम लोग डेली की तरह एक करंट अफेयर और एक मैपिंग का टॉपिक लेते हैं। ठीक है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो मैपिंग में आज आप लोगों को बाल्टिक नेशंस देखना है। ठीक है, बाल्टिक सी के जितने आसपास के जितने नेशन हैं उन सबको देखना है। अगर आप लोग ये देख रहे होगे बाल्टिक सी के नेशंस को, तो आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो। उसके बाद लिख कर देख कर, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, जिससे आप लोगों की मेमोरी और बूस्ट हो और आप लोगों को याद भी रहे देर तक। ठीक है, और करंट अफेयर्स में आप लोगों को, ठीक है, आज मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक दूंगी। प्लीज़ सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, जो जो न्यूज़ में रही हैं। ठीक है, वैसे भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप लोग इसको आज के टॉपिक के हिसाब से पढ़ डालना। एक बार आप लोगों का अगर अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो एक बार आप लोगों का ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आप लोगों को और इजी लगेगा। ठीक है, मेनली पढ़ना क्या है, सिर्फ मिनिस्ट्री पढ़ लेना। ठीक, गोल पढ़ लेना कि कब 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 कौन कौन सी स्कीम आई है और उसका उद्देश्य क्या है। ठीक, बस 3 टॉपिक हर एक स्कीम के बारे में पढ़ना है जो जो सिर्फ न्यूज़ में रही हैं। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना रही है। ठीक है, उसके बाद वीबीजी रामजी बिल के बारे में रहा है। ठीक, एक दो स्कीम अमृत योजना के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक, तो बाकी अब हम लोग अपने सेशन को शुरू करेंगे जल्दी से। ठीक है, और ठीक है, तो पल्लव राजवंश के पहले परिचय देख लेते हैं। देखो, समय क्या है इन सबका। समय जो है वो संगम युग के पतन के बाद यह वंश लगभग 250 वर्षों तक प्रभावशाली रहा। ठीक है, अब कोशिश करना कि मेरे साथ आप लोगों को धीरे धीरे मैं पढ़ा रही हूँ, धीरे धीरे आप लोग अपने दिमाग में वो चीज़ें बैठाते जाना। ठीक है, अब जैसे मैंने टाइम पीरियड की बात की तो 250 वर्षों तक प्रभावशाली रहा। और कब वो संगम युग के बाद, मैंने आप लोगों को संगम युग इससे पहले पढ़ाया है, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। फिर राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो पल्लवों ने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था और उसके बाद तोंडै मंडलम में अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुए। फिर उसके बाद शासन का विस्तार अगर देखें तो नरसिंह वर्मन जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे पल्लव वंश के, तो नरसिंह वर्मन के समय में 645 ईस्वी पूर्व में लगभग इनका साम्राज्य बीजापुर से लेकर कांचीपुरम के मामल्लपुरम तक फैल गया था। ठीक है, तो बीजापुर कहाँ था, बीजापुर था कर्नाटक में। ठीक, तो कर्नाटक से लेकर कांचीपुरम, कांचीपुरम यानी कि केरल तमिलनाडु इन सब के क्षेत्र तक फैल गया था। कब, नरसिंह वर्मन के काल में। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक इतिहास और शाखाएं अगर हम लोग देखें एक मिनट, तो पल्लव को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण क्या है, प्रारंभिक पल्लव शासक। इसमें 250 से 350 ईस्वी तक यानी कि 100 वर्ष में ये शासक प्राकृत भाषा में अपनी उद्घोषणाएं जारी करते थे। ठीक है, और सातवाहनों के प्रभाव के कारण ये प्रमुख राजा कौन कौन से थे, शिव स्कंद वर्मन, दूसरा विजय स्कंद वर्मन। ठीक, फिर पल्लव की द्वितीय शाखा जो 350 से 550 तक 200 वर्षों की रही। इन्होंने कौन सी भाषा यूज़ की, इन्होंने संस्कृत भाषा यूज़ की। अब देखो क्वेश्चन यहीं पर बन सकता है कि प्रारंभिक पल्लव संस्कृत भाषा का यूज़ करके अपनी उद्घोषणाओं को, मतलब प्रारंभिक पल्लव जो थे वो संस्कृत भाषा का उपयोग करके अपनी उद्घोषणाओं को जारी करते थे। तो नहीं भाई, याद रखना, वो प्राकृत भाषा का यूज़ करके अपनी उद्घोषणाएं जारी करते थे। और द्वितीय शाखा क्या थी, वो संस्कृत भाषा का यूज़ करती थी। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण राजा की अगर हम लोग बात करें तो विष्णुगुप्त हैं। ठीक, जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान पराजित कर दिया था। ठीक है, तीसरी शाखा क्या थी, वो 575 ईस्वी से 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व थी। ठीक है, तो ये लगभग 25 और 9, लगभग ये 34 साल के आसपास थी। ठीक है ना। इन्होंने संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का उपयोग किया। ठीक, तो सॉरी, 575 ईस्वी से लेकर 9वीं शताब्दी तक। देखो 9वीं शताब्दी होगी 801 से लेकर 899 तक। ठीक है, और ये 575 तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो 575 से लेकर और 9वीं शताब्दी यानी कि बीच बीच में उसके आसपास माना जा सकता है। ठीक है, तो लगभग 300
या 325 ईयर हुए। ठीक, तो इतने कार्यकाल में तीसरी शाखा पल्लव वंश की चली और इन्होंने क्या किया, इन्होंने संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का उपयोग किया। ठीक है, तो अब याद रखो कि पल्लव की प्रारंभिक शाखा जो कि लगभग 100 वर्षों तक चली थी, उसने प्राकृत भाषा का यूज़ किया। द्वितीय शाखा संस्कृत भाषा का यूज़ करती है और 200 साल तक चलती है। ठीक है, और तृतीय शाखा जो कि लगभग 300 से 350 ईस्वी पूर्व तक चलती है और ये संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का यूज़ करती है। ठीक है, आई होप अब कहीं पर डाउट नहीं रह गया होगा आप लोगों को। और इसमें जो प्रमुख शासक है वो सिंह विष्णु है, इस वंश का पहला महान शासक जिसने कलभ्रों को हराकर, ठीक है, पल्लव शासन को मजबूती से स्थापित कर दिया था। अन्य शासक में महेंद्र वर्मन है, नरसिंह वर्मन है और नरसिंह वर्मन द्वितीय है। ठीक है, उसके बाद को एक फास्ट रिवीजन में आप लोग देख सकते हो, स्थापना सिंह वर्मन प्रथम द्वारा 275 ईस्वी के आसपास करी गई थी पल्लव वंश की। पतन 897 जो कि 9वीं शताब्दी मानी जाती है, यानी कि पल्लव के तृतीय चरण में, है ना। और धर्म इनका मुख्य रूप से हिंदू धर्म था। ठीक है, उसके बाद कला और संस्कृति की अगर हम लोग बात करें तो पल्लव ने अपनी वास्तुकला, जैसे मामल्लपुरम के रथ का जो मंदिर है वो इनकी वास्तुकला को प्रदर्शित करता है और इनके लिए और सिक्कों के लिए भी प्रसिद्ध थे। कौन? पल्लव की वास्तुकला और संस्कृति। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पल्लव वंश के शासक को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पल्लव वंश का अभी तक का आप लोगों का परिचय। ठीक है, और इसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हो तो एक और रिलेवेंट चीज़। ठीक है, तो पहले शासक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, ये 600 से 630 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, इनका जो राज्यकाल था वो था। तो इनके बारे में क्या है कि इन्होंने पल्लव वास्तुकला का संरक्षक इनको माना जाता है। और इनके बारे में, ये धर्म जो इन्होंने शुरुआत की थी वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि ये संत जो है तिरुनावुक्करासर यानी कि अपार के प्रभाव से आकर उन्होंने शैव धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो अब महेंद्र वर्मन के बारे में आप लोगों को रेलिवेंट पॉइंट मिल जाता है। स्टेटमेंट में लिखकर आएगा कि महेंद्र वर्मन केवल जैन धर्म के अनुयायी थे। तो नहीं भाई, जैन धर्म के अनुयायी तो पहले थे ना, बाद में उन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था। तो केवल जहाँ पर वो शब्द लिखकर आ जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक, अधिकतर। तो आप लोग ये एक्सेप्शंस वाले पॉइंट पर ध्यान दिया करो। ठीक है, उसके बाद अगर उपाधियों की बात करें तो ये बहुमुखी प्रतिभा के कारण गुणधर, सत्यसंध, चिट्टकारी, ठीक है, और उसके बाद चित्रकार पुली और विचित्र चित्त जैसी उपाधियों के धनी थे, मतलब उपाधियाँ इन्होंने धारण की थी। तो ठीक है, एक दो उपाधियाँ याद करके रखना, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। विचित्र चित्त याद रखना और गुणधर याद रखना। ठीक है, क्योंकि इनको लेकर क्वेश्चंस मैंने कहीं ना कहीं देखा है, या फिर पीसीएस का पीवाईक्यू मतलब मैंने देखा है उसमें पूछी गई है। ठीक है, और या फिर आरओ का है। यूपीएससी का मुझे अभी तक इसका नहीं याद है। ठीक है, उसके बाद साहित्य और कला की बात करें तो उन्होंने संस्कृत नाटक के मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी, इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। ठीक है, उसके बाद कुडिमियान मलय में संगीत शिलालेख का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्हें ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंदिर बनवाने के कारण मंडकापुट्टू शिलालेख को सराहा गया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं। ठीक, इनका शासनकाल 630 से 668 के ईस्वी पूर्व है लगभग, और इन्हें महामल्ल यानी कि महान पहलवान के नाम से जाना जाता था और वे महेंद्र वर्मन के पुत्र थे। ठीक है, फिर सैन्य विजय हैं। इन्होंने मणिमंगल के युद्ध में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है, उसके बाद चालुक्यों की राजधानी वातापी पर कब्जा कर लिया था। ठीक, उसके बाद नौसैनिक अभियान की अगर बात करें तो श्रीलंका पर उन्होंने अपने नौसैनिक अभियान की बड़ी मात्रा की उपलब्धि थी। और संस्कृत में अगर योगदान की बात करें सांस्कृतिक, तो उन्होंने प्रसिद्ध शहर मामल्लपुरम जो कि महाबलीपुरम की स्थापना की थी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि प्रेजेंट टाइम पर महाबलीपुरम कहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि या फिर राज सिंह, इनका कार्यकाल क्या था? 695 से 722 ईस्वी तक रहा है। और इनके शासनकाल का मुख्य रूप से शांति और कला के विकास के लिए जाना जाता था। कला में इन्होंने क्या क्या विकास किया है? वे कला और साहित्य के महान संरक्षक थे और उनकी वास्तुकला बहुत गहरी रुचि, इनकी वास्तुकला में बहुत गहरी रुचि थी। ठीक है, उसके बाद जो इनके दरबारी विद्वान हैं वो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान दंडी उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ा माइंड में रखने वाली बात है। उसके बाद व्यापारिक संबंध की अगर हम लोग बात करें तो उनके समय में चीन में दूत भेजे गए थे। ठीक, और समुद्री व्यापार में काफ़ी विकास हुआ था। उपाधियाँ आप लोग देख ही रहे होगे कि शंकर भक्त, विद्याधर,
वाद विद्याधर और आगम प्रिय जैसी महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की थी। किसने? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में मुझे। राज सिंह ने, यानी कि महेंद्र वर्मन, नरेंद्र, सॉरी क्या नाम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद पल्लवों का प्रशासन अगर हम लोग बात करें तो पल्लव साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो कि काफ़ी व्यवस्थित थी। ठीक, इसमें विभाजन को कैसे दर्शाया गया? पल्लव राज्य कोट्टम में विभाजित था। ठीक है, जिसका प्रशासन जो है राजा के द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता था। फिर प्रशासन के केंद्र, ठीक, यानी कि राजा के प्रशासन का जो केंद्र होता था उसमें सक्षम मंत्रियों के द्वारा सहायता प्राप्त करी जाती थी। भूमि अनुदान, मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को देवदान और ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो केंद्र सरकार सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी थी और महेंद्रवाड़ी और मामनदुर जैसे स्थानों पर सिंचाई टैंकों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अब टैक्स देखो तो भूमि कर राजस्व का प्राथमिक स्रोत था। ठीक है, और इसके अलावा व्यापारी और कारीगर भी कर का भुगतान करते थे। ग्राम सभा को सभा कहा जाता था। ये सभाएं भूमि का रिकॉर्ड रखती थी और स्थानीय मामलों की देखरेख करती थी और मंदिरों का प्रबंधन भी करती थी। ठीक है, तो अब हम लोग सामाजिक व्यवस्था में अगर हम लोग बात करें तो ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ठीक है, भक्ति आंदोलन में शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने शिव और भक्ति की माध्यम से भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि शैव नयनार और वैष्णव अलवारों ने शिव और विष्णु की भक्ति आंदोलन इस काल में शुरू कर दी थी। पल्लव कला और पल्लव की वास्तुकला की अगर हम लोग बात करें तो चट्टानों को काट कर मंदिर बनाने की कला का विकास इस टाइम पर हो गया था, जो कि 4 चरणों में देखा जाता है। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेंस में और प्रीलिम्स में तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं पल्लव की वास्तुकला को लेकर। ठीक है, और प्रीलिम्स में लगभग 2 या 3 बार क्वेश्चन इस तरह के पल्लव की वास्तुकला और मंदिर निर्माण को लेकर पूछे भी गए हैं और पूछे जाते भी हैं, क्योंकि यही ट्रेंड है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग पहले चरण की बात करें तो पहला चरण महेंद्र वर्मन प्रथम से शुरू होता है। इन्होंने चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर इनके द्वारा कैसे हैं? उदाहरण के लिए मंडक पट्टू का त्रिमूर्ति मंडप और महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु गृह मंडप। ठीक है, तो दो ये मंदिर इनके याद रखना। ठीक, फिर चरण 2 में नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा जो मंदिर बनाए गए हैं उसमें एकाश्म रथ आता है, यानी कि मोनोलिथिक रथ आते हैं और मंडप बनवाए गए हैं। ठीक है, फिर महाबलीपुरम के पंचरथ इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है सॉरी, तो नरसिंह वर्मन के बारे में आप लोग महाबलीपुरम का पंचरथ याद रखोगे, दिमाग में एकदम रहना चाहिए। इन 5 रथों का नाम क्या है? द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ और नकुल सहदेव रथ। ठीक है, जो कि महाभारत के पात्रों से लिया गया है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में ये 5 रथ की जगह पर ये 4 के नाम ऐसे ही लिख दे। ठीक है, उसके बाद नकुल सहदेव की जगह पर गीता रथ लिख दे। ठीक है, गीता रथ लिख दे या फिर कुंती रथ लिख दे, तो क्या ये आंसर सही होगा? तो इसीलिए इन 5 को आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये 5 रथ अलग अलग मंदिर वास्तुलिपियों और शैलियों के प्रतीक हैं। उसके बाद चरण तीसरा जो कि राज सिंह द्वारा बनाया गया है। ठीक, यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, इन्हें संरचनात्मक मंदिर कहा जाता है और ये मुलायम रेत की चट्टानों का उपयोग करके बनाए गए हैं। तो सबके काल में अपनी अपनी वास्तुकला है और अपने अपने बनाने के मंदिरों के तरीके हैं। ठीक, और इसके प्रमुख उदाहरणों में कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का तट आता है। ठीक है, महाबलीपुरम का मंदिर नहीं आता है, महाबलीपुरम का तट आता है, तो ये बात याद रखना। और अगर 4 स्टेज की बात करें तो उत्तरवर्ती पल्लव शासकों द्वारा ये भी संरचना और मंदिर थे। ठीक है, प्रमुख उदाहरणों की अगर हम लोग बात करें तो कांचीपुरम का वैकुंठ पेरुमल मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर और मंतगेश्वर मंदिर इन 4th स्टेज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तत्व आप लोग देख लीजिए, जिसमें महाबलीपुरम को महिषासुर मर्दिनी मंडप, तिरुमूर्ति मंडप और वरा मंडप सबसे पहले लोकप्रिय गुफा यानी कि ये मंडप है। ठीक है, पल्लव वास्तुकला ने दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली की नींव रखी थी, जिसे आज हम भव्य द्रविड़ मंदिरों के रूप में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पल्लव हम लोगों का खत्म हो गया है, अब हम लोग चोल पर आ गए हैं। ठीक है,
तो अब चोल शासक जो कि 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल ने उसकी साम्राज्य की नींव रखी थी और इसकी राजधानी उन्होंने क्या बनाई थी, तंजौर बनाई थी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए सब लोग कि तंजौर प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर है। प्रमुख शासक की अगर हम लोग बात करें तो आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम और राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये 4 शासक मुख्य रूप से चोल काल से संबंधित है। और इनके चरम उत्कर्ष जो है वो राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य ने अपनी शक्ति के शिखर पर था। ठीक है, और इनके पतन अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय को जटावर्मन सुंदर पांड्य द्वितीय ने पराजित कर दिया था। तो इनके नाम याद रखना बहुत कठिन है, ठीक है, और इजीली भूल सकते हो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। ठीक है, फिर अगर चोल प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय सरकार जिसमें प्रशासन के शीर्ष पर जो कौन होता था, राजा होता था। और तंजौर और गंगटय चोलपुरम राजधानी के शहर थे। ठीक है, राजाओं की शक्तियों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती थी, अभिलेखों से मिलती थी। राजस्व यानी कि रेवेन्यू, भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण और वर्गीकरण किया जाता था। ठीक है, आवासीय और मंदिरों की भूमि को टैक्स से मुक्त कर दिया गया था, मतलब मुक्त थी, उन पर टैक्स जो है वो नहीं लगता था, बाकी भूमियों पर अनुदान जो है वो देना पड़ता था। ठीक है, सैन्य प्रशासन की अगर हम लोग बात करें तो शिलालेखों में लगभग 70 सैन्य रेजिमेंटों का उल्लेख था। ठीक, राजा की रक्षा के लिए एक निजी सेना भी होती थी। ठीक, भौगोलिक विस्तार में इनका प्रभाव श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक, यानी कि मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा तक इन सब का था। अब देखो एक मिनट, ये है भारत, ठीक, ये है श्रीलंका, ठीक, यहाँ पर है मालदीव, मतलब छोटा सा, एक मिनट रुक जाओ, ये है भारत, ठीक है, और ये थोड़ा एक आंसू की बूंद की तरह, ठीक, ये श्रीलंका है। यहाँ पर भारत की लक्षद्वीप आइलैंड है और यहीं पर एक छोटे छोटे आइलैंड क्या है, मालदीव के हैं। ठीक, तो ये है मालदीव, ये है श्रीलंका। उसके बाद अगर हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, ठीक है, तो मलय प्रायद्वीप इंडोनेशिया यहाँ पर बनाया गया है। इंडोनेशिया का ये जावा, ये सुमित्रा, ठीक, और यहीं पर मलय प्रायद्वीप तक फैली। इतनी चीज़ें अब आप लोगों को समझ में आई। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन की अगर हम लोग बात करें तो चोल साम्राज्य का प्रशासन अत्यधिक संगठित, विकेंद्रीकृत था। ठीक, चोल साम्राज्य के जो राजा के अधीन सर्वोच्च सत्ता उनके पास होती थी। मंडलम शाही राजकुमारों के अधीन था, यानी कि साम्राज्य को मंडलम यानी कि प्रांतों में बांटा गया था और वो किसके अधीन था, शाही राजकुमार। अक्सर शाही परिवार के राजकुमार द्वारा संभाला जाता था। वलनाडु जो थी ये इकाइयाँ हैं साम्राज्य की, याद रखना एक बात। ठीक है, पहला चोल साम्राज्य के मतलब चोल साम्राज्य पूरा का पूरा राजा के अधीन था। उसके बाद मंडलम जो कि राजकुमारों के अधीन था। फिर वलनाडु, ये प्रियनट्टार के अंतर्गत आता था, यानी मंडलम को आगे वलनाडु में विभाजित किया गया था। ठीक, फिर नाडु और फिर नगरम, यानी कि नगरम ग्राम की सबसे छोटी इकाई नगरम थी। ठीक है, यानी कि कस्बा जहाँ व्यापारियों का प्रशासन था, और ग्राम यानी कि गांव था। ठीक है, फिर अगर स्थानीय स्वशासन की बात करें तो चोल शासन अपनी अनूठी ग्रामीण स्वायत्ता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, उसके बाद सामाजिक आर्थिक जीवन में महिलाओं की स्थिति, समाज में सती प्रथा और देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियाँ प्रचलित थीं और महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से उसमें सुधार नहीं था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधार अगर हम लोग देखें तो कृषि। ठीक, फिर मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे बल्कि वे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। उसके बाद उद्योग में रेशम बुनाई उद्योग था। ठीक, व्यापार में चोलों के चीन, सुमात्रा, जावा और अरब देशों के साथ मजबूत वाणिज्यिक संबंध थे। कला और वास्तुकला की अगर हम लोग बात करें तो नटराज की मूर्ति, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, इन सब की कला बनाई गई है। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन में क्या था, चोल राज्यों का प्रशासनिक ढांचा अत्यधिक व्यवस्थित और विकेंद्रीकृत था, जिसमें मंडलम, वलनाडु, नाडु, ठीक है, और ये नाडु यानी कि नट्टार में नियंत्रण था। नाडु को नियंत्रण कौन करता था, नट्टार के नियंत्रण में था। फिर नगरम, जो कि मैंने आप लोगों को नगरम या ग्राम सबसे छोटी इकाई बताई है। ठीक, फिर सामाजिक आर्थिक जीवन की अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था गहराई से व्याप्त थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त थे। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मंदिरों की भूमिका में केवल पूजा का स्थल नहीं था बल्कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी था। कृषि और सिंचाई से चोल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति भी पुश होती थी, मतलब चलती थी। ठीक, उद्योग में बुनाई उद्योग और सूती रेशम उद्योग मैंने आप लोगों को बताया। व्यापार की अगर हम लोग बात करें तो चोलों का विदेशी व्यापार बहुत मजबूत था। उन्होंने चीन, सुमात्रा, जावा, अरब देशों के साथ व्यापारिक, ठीक है, बस इतना। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस, अब यहाँ से आप लोगों के MCQ हैं, ठीक है, देने की कोशिश करना।
ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद देखो, पल्लव शासक महेंद्रवर्धन प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, स्टेटमेंट 1 क्या है कि वे प्रभाकर में जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में संत तिरुवन्नाकुराशर में अपार के प्रभाव से में आकर शैव धर्म को अपना लिया था। ठीक है, उसके बाद सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने संस्कृत नाटक मत्ता विलास प्रहसन लिखा था। ठीक है, और उन्हें महामल्ला यानी कि महान पहलवान की उपाधि से जाना जाता था। कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग एलिमिनेट करके भी दे सकते हो। मैंने आप लोगों को सबको आंसर इसका मतलब पढ़ाया है अच्छे से, ऊपर ये भी पढ़ के आए हो। ठीक, इसका आंसर आप लोग दे सकते हो और कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करना। ठीक है, आप लोगों ने, मैं उधर बहुत पीवाईक्यू और एमसीक्यू लेकर आती थी, आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते थे, इसलिए अब मैं सिर्फ 2 ही 3 पीवाईक्यू लेकर आती हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो कल से हो सकता है ज़्यादा ले आए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो मैंने ये आप लोगों को स्टेटमेंट 1 पढ़ाया है और स्टेटमेंट 2 भी पढ़ाया और स्टेटमेंट 3 भी पढ़ाया है। ठीक है, 3 देख लो क्यों गलत है, क्योंकि महामल्ला यानी कि महान पहलवान की उपाधि के उल्लेख के पाठ में नरसिंह वर्मन की बात कही गई थी, ना कि महेंद्र वर्मन की। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो कि 695 से 722 ईस्वी पूर्व के संबंध में उनका राज्यकाल था, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उनका शासनकाल मुख्य रूप से शांति और कला के विकास के लिए जाना जाता था। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान दांडी उनके दरबार का हिस्सा था और उन्होंने शंकर भक्त यानी कि वाद विद्याधर और आगम प्रिय जैसी महत्वपूर्ण उपाधियों धारण की थी। कौन से स्टेटमेंट सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 एंड 3, केवल 1, 2 एंड 3। ठीक है, जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे होगे। अब आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। बाकी का क्वेश्चंस कल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी। 1-2 चैप्टर और बचे उसको पढ़ाने के बाद। ठीक है, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लाए जाएंगे कल। तो आप लोग टाइम से रेडी रहिएगा। ठीक है, सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को अपने नॉलेज में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट महसूस हुई हो। ठीक है, और बाकी नए बच्चे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और जितने भी लोग हो वो आप लोग वीडियो को लाइक करो, जिससे वीडियो को पुश मिले। ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।